नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा के टिफिन बैठक में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सदस्यता अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने का मंत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं को देंगे। तो बीजेपी के टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पूरे देश में आपको बता दें, बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है और उत्तराखंड भी अपनी सहभागिता इस अभियान में निभा रहा है। देहरादून से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के टिफिन बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया था और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद हुए। सदस्यता अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने का मंत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद एवं समरसता भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया था। कार्यकर्ता संवाद एवं समरसता भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और सदस्यता अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने का मंत्र सीएम देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है और उत्तराखंड भी इसमें लगातार अपनी सहभागिता निभा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्देश के आधार पर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देते हैं और सदस्य बनाने में योगदान भी दे रहे हैं। सदस्यता अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन है। प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने का मंत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे। बीजेपी की इस टिफिन बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और हम सीधा रुख कर लेते हैं वैभव पटवाल का। वैभव, जिस तरह से पूरे देश भर में हम कह सकते हैं सदस्यता अभियान का एक रंग चढ़ा हुआ है भाजपा में और कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी इसमें अपनी भागीदारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो कार्यकर्ता संवाद और समरसता भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ इस कार्यक्रम की रूपरेखा है और क्या सीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं? देखो बता दूं, सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो उस समय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। वो अपने प्रस्थान भी कर चुके हैं। जो सीएम धामी है वो टिफिन बैठक के लिए आज जो अपने कार्यकर्ता है महानगर के, उनके पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने सहभोज भी किया था और उन्हें सदस्यता को अभियान को जो आगे बढ़ाने का जो अगला पड़ाव है उसके बारे में उन्होंने निर्देश भी दिए किस प्रकार से जो सदस्यता अभियान है और जो लक्ष्य 10 करोड़ का रखा गया है उसमें तक उनको किस प्रकार से अपनी भागीदारी यहाँ पर निभानी और कई शासकीय कार्यों जो कार्य होंगे साथ संगठन के लिए भी सीएम धामी ने निरंतर कार्य करने की यहाँ पर बात कही है। और क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया है 10 करोड़ सदस्य बनाने का, उसको लेकर जो सीएम धामी उन्होंने कार्यकर्ता को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से सदस्य हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं। और उसके बाद जो सीएम धामी उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठ के सहभोज भी यहाँ पर किया है। जी बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं और प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने का मंत्र भी दे चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून में मुख्यमंत्री निवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी टीचरों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाते हैं। समाज को नई दिशा देने में भी शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है, जिसके लिए भाजपा से उत्तराखंड के सभी सांसदों से संसद में इस मांग को उठाने की मांग है। गणेश गुदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में पैनखंडा के लोगों को जो आरक्षण दर्जा मिला हुआ है उसके तहत केंद्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए।
महेंद्र भट्ट ने ये मांग सदन में उठाई। इसके लिए वो महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक विशेष क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं है। क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधित्व का दायित्व उनके कंधों पर नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें किन किन क्षेत्रों को ओबीसी और जाति क्षेत्र घोषित करती है, इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेती है। जहां तक पैनखंडा क्षेत्र का मामला है, इसे मैंने सदन में उठाया और इस पर जल्द ही केंद्र सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। श्री महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि 2016 में पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस प्राप्त हुआ। हालांकि वो इस बात को, इस सच्चाई को कहने में चूके कि पूर्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने पैनखंडा को ये ओबीसी का स्टेटस दिया है। वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है। दून को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बार बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद कई लोग जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं। बार बार अपना अपशिष्ट निस्तारित किया जा रहा है, तो इसको देखते हुए पहले लोगों को आईसी की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से वहां पे अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए और उन सभी स्थानों पर सफलतापूर्वक निगरानी की जा रही है। तो लगातार देहरादून को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपको बता दें अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और इसमें जो नागरिक हैं उनके सहयोग की भी काफी जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि प्रशासन अपना काम करता है लेकिन नागरिकों का दायित्व भी सर्वोपरि बनता है। वो बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार करने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके तहत युकाड़ा जॉलीग्रांट के पास 1.95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने जा रहा है। इसके लिए युकाड़ा ने ग्रामीणों को जमीन खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है। विस्तारीकरण के साथ ही एयरपोर्ट 5 देशों से जुड़ेगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने बताया कि वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद इसमें और तेजी आएगी। हालांकि कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के कारण इसमें कुछ देरी होने की बात कही गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का अभी एक्सटेंशन का प्रक्रियाएं चल रही है, उसमें कुछ निजी भूमि अधिग्रहण का प्रक्रियाएं कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और कुछ भूमि अधिग्रहण का कार्रवाई अभी गतिमान है। और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का भी कुछ भूमि अभी लिया जा रहा है। तो वो प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में पीएएल के कारण गतिमान था। अभी पीएएल उसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है, इसलिए वहाँ पे अभी भारत सरकार लेवल पर बहुत जल्दी उसका लैंड ट्रांसफर का निर्णय हो सकता है। तो इसलिए उसको जो भी हमारा आज्ञाएं वगैरह वहाँ पेश होता है, उस संबंध में हम लोग आज विचार विमर्श किए हैं। तो बहुत जल्दी वहाँ भारत सरकार से ये फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर मिलेगा करके हम उम्मीद कर रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अब मासूम बच्चियां अपराधियों के निशाने पर है। पहले सितारगंज और अब जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक मामला सामने आया है। सीओ सिटी ने बताया कि 3 सितंबर को रुद्रपुर कोतवाली को मामले में तहरीर मिली कि 5 साल की बच्ची मोहल्ले के बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी। शाम 5 बजे राहुल ढींगरा उनकी बेटी को बिस्कुट का लालच देते हुए कमरे में ले जाकर अश्लील हरकत करने का प्रयास करने लगा। इस बीच वो रोने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हुए। लोगों को देखकर आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को घर से गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी भी थी, महिला सब इंस्पेक्टर भी थी। तो ये वहां जाके ये पता चला कि एक 5 साल की नाबालिग लड़की जो आदर्श कॉलोनी की निवासी है और आसपास ही रहने वाले एक युवक जिसका नाम राहुल ढींगरा है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई।
जब मौके पर पहुंचे तो हमने पूरी घटना की जानकारी ली। वहां पर उच्च अधिकारीगण भी पहुंचे थे और ये पता चला कि ये लड़का इसको बहला फुसला के चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और वहां जाकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की छोटी थी पर समझदार थी, उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, दरवाजा बंद किया गया कमरे का, तो वो चीखी। जब वो चीखी तो अभियुक्त जो था वो हमारा डर गया और ये लड़की भागकर अपने घर आ गई और इसने अपने घर वालों को पूरी जो भी घटना थी वो बताई। जो परिवार था उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और हमें यहाँ बुलाया। इसके बाद पीड़िता जो बच्ची थी उसकी मेडिकल की कार्रवाई की गई और तुरंत एफआईआर पंजीकृत की गई है सेक्शंस में, जो पॉक्सो के सेक्शंस और आईपीसी के सेक्शंस है, अटेम्प्ट फॉर रेप। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बंगाली समाज पर टिप्पणी के मामले में बंगाली समाज ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए बंगाली समाज से माफी मांगी और कहा कि मुन्ना सिंह चौहान को शायद जानकारी का अभाव है, उनकी मंशा किसी का दिल दुखाने की नहीं है। नहीं, देखिए, जो सदन में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको जानकारी का अभाव रहा होगा, क्योंकि इनकी मंशा, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, 14-15 साल से मैं उनको जानता हूँ, उनकी मंशा कभी भी किसी का दिल दुखाने की नहीं थी। उनको जानकारी का अभाव था। ये बंगाली समाज के हमारे भाई और बहन, ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल से रहने नहीं आए हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। 1965 से 1970 से वो यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ पे उनको भूमिधरी का अधिकार है, उनका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ का है, मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ के बने हुए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुन्ना सिंह चौहान जी को उसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बिना जानकारी के वो शब्द उनके बोले गए हैं। मैं उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और किसी भी व्यक्ति, किसी भी बंगाली समाज के अगर हमारी भाई बहन या हमारे युवा साथी का दिल में कोई उस स्टेटमेंट को लेके अगर उनको चोट पहुंची है, तो मैं मुन्ना सिंह चौहान की तरफ से, अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से भी उनसे क्षमा मांगता हूं। ये पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर करारा हमला बोलते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने धामी सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि महिला अपराधों के मामले में सीएम कार्रवाई का साहस नहीं दिखा पाते हैं, इस वजह से ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का खासतौर पर जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में वीआईपी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ ने चंपावत, सल्ट, लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष, हरिद्वार में दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इन मामलों में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आए। उन्होंने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। और मैंने कहा, जब प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व जब ठीक नहीं होता तो नीचे भी स्थितियां वही आती है। अब इसमें चाहे आप यतीश्वरानंद जी का वो बयान की गोली मार देनी चाहिए थे, डूबने नहीं देना चाहिए था, पुलिस ने देख लिया था तो गोली मार देनी चाहिए थी, ये बयान ले लीजिए। या हॉर्टिकल्चर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की सीबीआई जांच हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाए अपराधी को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को बचाने छिपाने के लिए, तो इससे बड़ी बानगी और क्या देखेंगे। सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली सरकार ने जो हनूत साहब का जो अपमान किया, वो सरकार ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया, वो भी मामले आप लोगों ने खूब दिखाए, खूब छापे हैं। तो आप वीआईपी को बचा रहे हैं तो स्थिति यह होगी कि आप जो नीचे के मंडल अध्यक्ष हैं वो भी रेप करने लग गए हैं, उनके नाम आ रहे हैं। चाहे वो चंपावत के हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के जो है जमानत में बाहर हैं, चाहे सल्ट के मंडल अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, चाहे दुग्ध संघ के अध्यक्ष का मामला लाल कुआं का ले लीजिए, चाहे हरिद्वार में 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर ले लीजिए, जिसमें इनका ओबीसी का मेंबर है। मंत्री के आवास के सामने हाथीबरगला में एक लड़की का बलात्कार और हत्या हो जाती है राजधानी में। तो ये हालात ये हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि कोई सरकार है, कोई आदमी खैर ख्वाह है इस देश का, इस प्रदेश का। और जिस तरीके की टिप्पणियां अब कप्तान लोग खुलेआम कर रहे हैं कि पुलिस ने ठेका नहीं ले रखा, जैसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, रेप जैसे केसेस के मामलों में जब लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अन्य बहुत सारे किस्से हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जल्दी ब्लड बैंक की सुविधा शुरू होने जा रही है। कॉलेज के प्राचार्य सीपी भैसोड़ा ने जानकारी दी कि 1 हफ्ते के भीतर ब्लड बैंक खुल जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से ब्लड बैंक के संचालन के लिए आधिकारिक पत्र प्राप्त हो चुका है। इसके पहले ब्लड बैंक की सुविधा न होने के कारण गंभीर मरीजों को
खून या अन्य संबंधित सेवाओं के लिए जिला अस्पताल के साथ नैनीताल या हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। अब इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। अब ये अभी जो है हम लोगों को जो है ब्लड बैंक का जो है भारत सरकार से जो है ये लेटर मिल गया है और ये हम लोगों के लिए भी और यहाँ की लगभग जो कुमाऊं की सभी जनता के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो गई है कि ब्लड बैंक का लाइसेंस हमें मिल गया है। हम जल्दी ही जो है इसको जो है अब स्टार्ट कर देंगे। उत्तराखंड में बंगाली समाज के लोगों ने भारत में बांगलियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। बंगाली समाज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से बंगाली समाज के लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मारने की मांग की। आपको बता दें कि भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज को लेकर टिप्पणी करते हुए उनको बांग्लादेश के शरणार्थी के रूप में भारत आकर रहने की बात कही थी, जिसके बाद बंगाली समाज ने विधायक का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, बार बार इस तरह का अपशब्द आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वही हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। हम लोगों को बार बार किया जाता है, कभी घुसपैठी कहा जाता है, कभी हम लोगों को असेंबली में इस तरह का बोला जाता है। एक बार भारत सरकार प्रधानमंत्री जी हम लोग को गोली मार दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रोज रोज अपमान करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत सरकार से निवेदन। अल्मोड़ा में 6 सितंबर से नंदा देवी मेला शुरू होने जा रहा है। पूरे शहर में तेजी से इस भव्य मेले की तैयारियां की जा रही है। 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। नंदा देवी मंदिर कमेटी ने जानकारी दी कि इस बार मेले को भव्य बनाने की कोशिश है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ क्षेत्रीय परंपराओं को भी विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा। मेले के रूपरेखा के रूप में प्रथम चरण में हमने अपने जो पोस्टर्स हैं मेले के और जो कार्यक्रम है उसका विमोचन करवाया आप लोगों के सामने। और साथ में ये मेला जो चलना है वो 6 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच चलना है। 6 तारीख को मेला शुरू होगा और 8 तारीख का उसका पंचमी के दिन, क्योंकि गणेश पूजा होती है, उसे विधिवत उद्घाटन इसका किया जाएगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद, हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद और राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा जी इसमें उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल दून में नेत्रदान के लिए जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत डॉक्टर्स लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति पांडे ने कहा कि सभी लोगों को इसके लिए जागरूक होना जरूरी है, तभी हम उन लोगों की आंखों में रोशनी ला सकते हैं जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेता है और सहमति देता है तो अस्पताल में संपर्क कर सकता है। ये नेत्रदान पखवाड़ा जो मृत्यु के बाद नेत्रदान किया जाता है, उसके लिए जागरूक करने के लिए किया जाता है। नेत्रदान पखवाड़ा बेसिकली हमारे देश में जो अंधता है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से, उसको दूर करने के लिए हमें कॉर्निया ज़्यादा चाहिए और अवेलेबिलिटी कम है। लोगों में अभी भी नेत्रदान के लिए जागरूकता नहीं है। ये जो पखवाड़ा है ये 25 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस ने मामले में ताजा बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पॉक्सो एक्ट की 3-4 धाराएं और 65 बीएनएस की धाराएं लगाई हैं। आपको बता दें कि अभियुक्त जेल में बंद है। वहीं एसएसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कानून के तहत सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जो बच्ची के साथ जो घटना वाला प्रकरण था उसमें पुलिस ने बच्ची का पुनः मेडिकल कराया है, पैनल के द्वारा उसमें पुनः मेडिकल हुआ है। उसके साथ साथ में बच्ची के उसके मदर के बयान ऑनरेबल कोर्ट में कराए गए हैं। उन सब चीज़ों के तथ्यों के आधार पर उसमें 3/4 पोक्सो और साथ साथ में 65 बीएनएस की उसमें वृद्धि कर दी गई है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन उसी चीज़ में ही जारी है। मुलजिम में जेल में है, उसका उन धारों में अब रिमांड लिया जाएगा। जो बच्ची की न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।